सभी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब 7वीं कक्षा समाप्त करके इस नए पाठशाला 8वीं कक्षा में आए हैं, तो हम सब की ओर से आपको स्वागत है। तो आप 7वीं या 6वीं कक्षा में हिंदी विषय पढ़े हैं। जैसे कि आपको 5वीं, 6वीं और 7वीं कक्षा में बताया गया है कि स्वर, व्यंजन और बाराखड़ी के बारे में। विद्यार्थियों, जैसे कि आप स्वर सीखे हैं, व्यंजन सीखे हैं और बाराखड़ी सीखे हैं। अगर आप बाराखड़ी सीखे हैं तो बाराखड़ी में क्या है, आपको पूरे शब्दों का कैसे मिलन करते हैं, आप उस बाराखड़ी से ही लिखना और पढ़ना जानते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, अगर आप बाराखड़ी सीखे हैं तो इस बाराखड़ी से आपको क्या हो सकता है, शब्दों का मिलन करना सीखना आता है। तो बाराखड़ी में आप एक शब्द को अलग अलग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि कलम, जैसे कि कका की में क रहता है, लला लिली में ल रहता है, ममा मिमी में म रहता है। वैसे ही आप 1000 शब्द क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस बाराखड़ी, जो कोई भी विद्यार्थी बाराखड़ी को लिखता है या लिखने आता है तो उसे 2 शब्द अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द बनाना आता है। तो यह सब क्या है, आपका मूल अभ्यास है। जैसे कि आप 7वीं कक्षा में यह सब सीख कर यहाँ पर आए हैं। तो बाराखड़ी, स्वर, व्यंजन, यह सब अक्षरों का पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके आगे का जो है आपको 8वीं कक्षा का अभ्यास, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो 8वीं कक्षा आपको नया है, आपके नवीन कक्षा है। यहाँ पर आप इस प्रौढ़ विभाग को आए हैं तो आपके बहुत सारे क्या है, यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं। तो आप यहाँ पर पाठ, कविता, निबंध, पत्र लेखन, ऐसे सब को पढ़ना और लिखना, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, मैं आज आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि आपको पाठ्य पुस्तक में क्या होता है और आप कैसे अभ्यास करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको इस पाठ्य पुस्तक में जो सेतु बंध दिए हैं इसके बारे में बताऊंगी। आत्मीय विद्याರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 8ನೇ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಇದೆ। ನೀವೆಲ್ಲರೂ 7th ಮುಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇರಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ 7th ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರೌಢ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆ ಐತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡ್ತೇವೆ। ಆದರೆ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಈ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 5th, 6th, 7th ಒಳಗೆ ನೋಡೇರಿ, ಸ್ವರ ನೋಡೇರಿ। ಸ್ವರ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ, ಐಯನ್ನು ಕಲ್ತೇರಿ, ವ್ಯಂಜನ ಒಳಗೆ ಕ ಖ ಗ ಘನ ಕಲ್ತೇರಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾರಾಖಡಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತೀರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತೀರಿ। ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಯಾವಾಗ ಕಕ್ಕಾಕಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬಾರಾಖಡಿ ಬರ್ತಾವು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ। ಅದು ಯಾವುದೂ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಾಖಡಿ ಅಂತೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಾಖಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ, 3 ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ, 4 ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದನ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ। ಇದೆಲ್ಲ ಏನೈತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿ। ಸ್ವರ್, ವ್ಯಂಜನ್, ಬಾರಾಖಡಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನೈತಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ 8ನೇಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 8th ಬಂದಾಗ ಕವಿತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ 6th 7th ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए अथवा मात्रा बिना मात्रा वाले शब्द लिखे, मात्रा वाले शब्द लिखे, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಯಮ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೈತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಥೇಳಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮದ. तो विद्यार्थियों आपको पुस्तक में दिए हैं कि सेतुबंध अभ्यास. पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि सेतुबंध अभ्यास में आप यह सेतुबंध अभ्यास सब लिख कर हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो हम इसे देखकर आपको इसके उत्तर भेज देंगे. तो सेतुबंध में पहला था वर्ण को जोड़कर शब्द बनाइए. जैसे कि वर्ण को जोड़कर शब्द बनाइए. यहाँ पर हम क्या करते हैं, क प्लस ल प्लस म, इसे जोड़कर एक शब्द बनाने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिए हैं. तो यह तीनों शब्द जोड़कर एक शब्द बनता है. ऐसे सेतुबंध में आपको अभ्यास दिए हैं. आप आपके पुस्तक में देखकर यह अभ्यास लिखिए. इसका अर्थ होता है कलम. वैसे ही दूसरा जो शब्द है, आपको दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ शब्द बिना मात्रा वाले हैं, कुछ शब्द मात्रा वाले हैं. जैसे कि मात्रा वाले शब्द 6 लिखिए और बिना मात्रा वाले शब्द लिखिए. केवल यह जो अभ्यास है यह पुनरावर्तन अभ्यास है. सेतुबंध इसका अर्थ जो है आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं, जैसे कि आप 7वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं, वही अभ्यास यहाँ पर दिए गए हैं. तो याद करके लिखिए. अगला प्रश्न यह है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है. तो आप याद करके इस अभ्यास को लिखिए. जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है. आप याद कर इस अभ्यास को लिख सकते हैं. इसीलिए सेतुबंध अभ्यास आपको बहुत महत्वपूर्ण है. हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, मैं आपको बताऊंगी. इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कितना लिख सकते हैं उसे हमें देखना है. उसके बाद हमारा राष्ट्रीय भाषा, हमारा राष्ट्रभाषा कौन सा है, फिर हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है. तो हमारा राष्ट्रीय खेल, हमारे राष्ट्रभाषा, राष्ट्र पक्षी, इन सब को आप लिखकर हमें भेज दीजिए. फिर उसके बाद जो अभ्यास है जोड़कर वाक्य बनाइए. जैसे कि हमें यहाँ पर जोड़कर वाक्य बनाना चाहिए. यहाँ मैं लेकर इसे जोड़कर वाक्य बनाना है. फिर हम पाठशाला जाते हैं. फिर तुम क्या कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो. ऐसा जो अभ्यास है वह लिखिए. बहुत सरल अभ्यास है. उसके बाद जो दिए हैं सब्जी मसालों के नाम हिंदी में लिखिए. यहाँ पर सब्जी और मसालों के नाम दिए गए हैं, उसे आप हिंदी में लिखना है. तो यहाँ पर मुलंगी, बीटरूट, टमाटो, हुरुलिकाई, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिर्फ हमें आपका ज्ञान कितना है इसे देखना है. तो ऐसे ही जीरगे, मेनसू, मेत्ते, सासिवे, इसे हम देखिए मैं बताऊंगी कि सासिवे के हम सरसों कहते हैं. ऐसे ही आप बाकी जो है उसे लिखिए. फिर बेंडेकाई, ईरुली, प्याज कहते हैं हम. जैसे आलू गड्ढे को क्या कहते हैं, कोतंबरी को क्या कहते हैं, बदने का ई, मेंसिनकाई, यह सब आपको पता है. जैसे कि आप बहुत सारा हिंदी बात करते हैं, फिल्मों को देखते हैं, तो इतना तो आपको ज्ञान होता ही है. उसके बाद यहाँ पर आपको दिए हैं कि पर्यायवाची शब्द लिखिए. देखिए विद्यार्थियों, हम समानार्थक जो शब्द रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं. यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का अर्थ भी एक ही है और समानार्थक शब्द का अर्थ भी क्या है, एक ही है. तो समानार्थक जो शब्द है जैसे समान होता है, उदाहरण को मैं बताऊंगी. यहाँ पर घर है, यह घर है. घर, इस शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो सकता है, घर को और एक बार हम क्या कहते हैं. तो आप इसे लिखना चाहिए. मकान,
मकान, तो हम घर को और एक शब्द क्या कहते हैं, मकान। ऐसे ही यहाँ पर दिए गए हैं कि पुरस्कार को हम क्या कहते हैं, पुरस्कार इस समानार्थक शब्द है इनाम। जैसे कि हम पुरस्कार को क्या कहते हैं, यहाँ पर इनाम भी कहते हैं। वैसे ही देखो, तोड़ना, भलाई, आकाश, पाना, सवाल, दोस्त, बुद्धिमान, पवित्र, सुबह, इन सब शब्दों के समानार्थक और विलोम शब्द लिखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, घर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है मकान, तो मकान भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। यहाँ गृह, कन्नಡ गृहनु ಅಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆನೂ ಅಂತೀವಿ। ಇದು ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇರ್ತಾವೆ। ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಮನೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತೀವಿ, ಗೃಹನು ಅಂತೀವಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಗೃಹ ಪಾಠ ಅಂತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್। ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾಗಿ 8th 9th 10th 3 ವರ್ಗ ಒಳಗೆ 3 ನೀವು ಎಲ್ಲಿ 8th ಬಂದ್ರೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ, 9th ಒಳಗೂ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ 10th ಒಳಗೂ ಬೀಳ್ತೈತಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇಟ್ಕೋರಿ 8th ಒಳಗಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಏನಂತಂದೇವೆ ಅಂದರೆ ಗೃಹ, ಮನಿ ಅಂದೇವು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕಾನ್ ಅಂತೇವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 8th 9th 10th 3ಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, पर्यायवाची शब्द लिखिए ಅಂತನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು। पर्यायवाची शब्द लिखिए ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ कन्फ्यूजन ಬೇಡ। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर समानार्थक शब्द लिखिए, आपको 5 शब्द देंगे और इसके समान शब्द लिखने को देंगे, तो आप पर्यायवाची शब्द ऐसे भी प्रश्न आपको आ सकता है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समानार्थक और पर्यायवाची दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या है, एक ही है। जैसे आप 6वीं 7वीं कक्षा में समान अर्थ, समानार्थक अर्थ, समानार्थक पद ऐसे देखे हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी पर्यायवाची यह शब्द भी उपयोग कर कर प्रश्न देते हैं। तो समानार्थक और पर्यायवाची दोनों का अर्थ एक ही है, यह भी आपके सेतुबंध में है। फिर इसके बाद जो आता है वह है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जो है, यहाँ पर विलोम शब्द, विलोम शब्द जो है यह हम कन्नड़ में क्या कहते हैं, इसे विरुद्ध पद, इंग्लिश में जो कहते हैं अपोजिट वर्ड। फिर आपके 8वीं कक्षा में हर एक अभ्यास के पीछे विलोम शब्द दिया गया है। यह जो विलोम शब्द है यह बहुत क्या है, आपको महत्व है। तो विलोम शब्द लिखिए। यह भी प्रश्न आपको 5 अंक के लिए पूछेंगे, नहीं तो कभी कभी 2 अंक के लिए पूछते हैं, तो आपको 1 अंक के लिए भी यह प्रश्न आता है। यहाँ पर जो उसका विलोम होता है, जो उसका विरुद्ध होता है, वही यहाँ पर विलोम शब्द कहलाता है। तो विलोम शब्द विरुद्धार्थक पद कन्नड़ में कहते हैं, देखिए, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो विलोम शब्द एक शब्द का जो विरुद्ध शब्द रहता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देखे हैं पर्यायवाची इसका अर्थ है समानार्थक शब्द, जैसे जो समान अर्थ देता है उसे हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। वैसे ही विलोम इसका अर्थ है जो विरुद्ध, एक शब्द का जो विरुद्ध शब्द रहता है तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। 8वीं कक्षा में यह भी आपको व्याकरण में भाग में बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपके सेतुबंध अभ्यास में यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखिए और विलोम शब्द लिखिए, यह भी दिए हैं। तो आप विलोम शब्द भी यहाँ पर ध्यान से सुनकर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विलोम शब्द अलग है और पर्यायवाची शब्द अलग है। तो पर्यायवाची शब्द पूछे गए तो एक समान का अर्थ लिखना है, विलोम पूछा गया तो विरुद्ध शब्द लिखना चाहिए। ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು 8ನೇ ವರ್ಗ 9ನೇ ವರ್ಗ 10ನೇ ವರ್ಗ ಮೂರದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ, ಅವ್ರು 5 ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ಕೊಡ್ಬೋದು। ನೀವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತೀರಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ, ಅದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೇನಾಗಂಗಿಲ್ಲ,
ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಕತ್ತೇವೆ. ಏನು ಮೂಲ ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೂ ಕಲ್ತೀರಿ, 6th 7th ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೂ 6th 7th ಕಲ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೂ ಕಲ್ತೀರಿ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್, ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಅಪೋಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೇವಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರು ಸೇಮ್ ಅದ ಏನೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಅಂತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿಲೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿಗೆ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಬರೀತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರೀತಾರೋ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇತು ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಏನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಬರೀರಿ, ವಿಲೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನಾಮ್. ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೂ ನೀವು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದೊಳಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇನಾಮ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಇನಾಮ್ ಶಬ್ದದ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಲೋಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೀವು पर्यायवाचीनू बरीरी आमेले विलोमू बरीरी। यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर एक शब्द दिए हैं कि पुरस्कार आपको दिए गए हैं, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वह है इनाम। तो इस इनाम शब्द का या पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द होता है कि तिरस्कार। जो पूरा विरुद्ध होता है, एक शब्द का पूरा विरुद्ध शब्द होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो आपके सेतुबंध अभ्यास में यह भी दिए हैं, यह आपके अभ्यास के लिए और आपके 8वीं कक्षा के लिए बहुत क्या है महत्व है। इसीलिए आप यह भी आपके दिमाग में रखकर ये दोनों लिखिए। तो यह आपके पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोनों हैं। यहाँ पर मूल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक शब्द आप जानेंगे तो आपको 10वीं कक्षा तक पूरा जो अभ्यास है वह सरल हो जाएगा। और व्याकरण जो भाग है यह आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जो ज्ञान को भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप बाकी के जो शब्द दिए हैं उसे भी सब क्या लिखे, पर्यायवाची लिखिए और विलोम शब्द भी लिखिए। जैसे इन संख्याओं को हिंदी में लिखिए। फिर अगला जो अभ्यास है कुछ संख्या दिए हैं, जैसे संख्या दिए हैं उसके जो है उसे आप हिंदी में लिखना है। तो मैंने आपको बताया है और होमवर्क भी दी थी कि 1 से 200 तक गिनती लिखिए। यहाँ पर गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको गिनती आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 14 जैसे कि 20 30 40 50 इसके आगे के जो गिनती आएंगे तो यह भी आपको बहुत क्या है महत्व है। आपके परीक्षा के लिए यह भी बहुत महत्व है। इसीलिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, गिनती को पढ़ना रोज़ और गिनती को 1 से 100 तक लिखना बहुत ज़रूरी है। और यह जो है ये 6 से 7वीं कक्षा में ही आप सीखे होंगे। मैंने यह भी आपको समझा रही हूँ कि यह जो है आपका मूल अभ्यास है, गिनती सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यह गिनती भी लिखिए, साथ साथ में 1 से 100 गिनती भी आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पर जो दिए हैं वह है खाली जगह भरिए। वहाँ पर जो जगह दिए हैं वहाँ पर खाली जगह। और एक बार बताऊंगी कि खाली जगह भरिए, यह रिक्त स्थान भरिए। आपको जब आप प्रौढ़ में आए हैं तो कुछ शब्दों के बदलावन यहाँ पर होते हैं। जैसे कि हम 7वीं कक्षा में देखे थे खाली जगह भरिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ। ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 6ನೇ 7ನೇ ಒಳಗೆ ಗಿನತಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ। ಗಿನತಿ ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ।
1 से 100 ಗಿನತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೊಂದು ಅಂಕಿ ಕೊಟ್ರೇನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಯಾಕ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುಬಂಧ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಗಿನತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿನತಿ ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಐತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯೊಳಗದಿರಿ, ಇದನ್ನು 1 ರಿಂದ 100 ದಿನಾಲು ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅದ ನಂತರ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, ಒಂದ್ರಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುವತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಯುವಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಹುವಚನ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಸೇಮ ಯುವಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಡ್ಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಲಡ್ಕ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಲಡ್ಕಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ 2 ಲಿಂಗ ಅದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗನ ಕಲ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದ್ರೋಗಿ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. यहाँ पर विद्यार्थियों हिंदी के अंतर्गत सिर्फ 2 ही लिंग है, एक पुल्लिंग है और दूसरा है स्त्रीलिंग. यहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं आता. जो शब्द या तो स्त्रीलिंग में आते हैं या तो पुल्लिंग में आते हैं, इतना आप याद रखिए. हिंदी के अंतर्गत सिर्फ 2 ही लिंग है, वह है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. तो जो शब्द नपुंसकलिंग में आता है या तो वो स्त्रीलिंग में आता है या तो वो पुल्लिंग में आता है. फिर वो कैसे हम स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में डाल सकते हैं, इसके बारे में मैं जब आपको व्याकरण बोलूँगी, लिंग के बारे में बोलूँगी, तो उसके बारे में मैं आपको बोलूँगी. तो फिर आपके आगे का जो अभ्यास है, मैं सिर्फ अभी सेतुबंध के बारे में आपको बोल रही हूँ. तो आपके आगे का जो अभ्यास है वह है कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. देखिए विद्यार्थियों, आपके 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में 4 अंक का प्रश्न यह आता है कि कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. तो यहाँ पर हिंदी में देते हैं, जैसे कि मेरे पास एक उपाय है, इसे कन्नड़ में लिखना है. इसे ही हम क्या कहते हैं, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए कहते हैं. तो यहाँ पर आप कन्नड़ में लिखना है कि ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿದ ಕನ್ನಡದ ಹಿಂದಿನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು 10th ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕತ್ತಾರೆ. 10th ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅನುವಾದ कीजिए 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇತುಬಂಧೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿ ಇದು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು, 7ನೇ ವರ್ಗ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಲಿತು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲದ್ರಾಗಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೀನಿ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇತುಬಂಧ ಮೊದಲ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಒಳಗೆ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಇದಿಷ್ಟೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತುಬಂಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿ. ಇದರ ನಂತರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ अपने गांव के लिए निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए. पत्र ಏನೈತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 8th 9th 10th ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಪತ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ನೀವು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಾವು. 5 ಅಂಕ ಏನದಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನೈತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಮುಂದೆ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಪತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ बरಬೇಕು. 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखिए, ऐसा भी आपको पूछा जाएगा. तो अपने प्रधान अध्यापक को 4 दिन की छुट्टी की विनती करते हुए एक पत्र लिखना है. तो प्रधान अध्यापक का विलास कहाँ पर लिखना है, आपका विलास कहाँ पर लिखना है, उपयुक्त विषय कहाँ पर लिखना है, धन्यवाद सहित कहाँ पर लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र कहाँ पर लिखना है, यह सब हम आपको जब पत्र
के बारे में बताएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो विद्यार्थियों, यह था आपके सेतुबंध का अभ्यास। तो हम आज आपके जो पठ्य है इसके बारे में देखेंगे। जो आपके अनुक्रमणिका है, जो आपका इस पाठ का अनुक्रमणिका है, हम क्या कहते हैं इसे ಪರಿವಿಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ। ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತುಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಾರ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು 6ನೇ 7ನೇಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ बारह खड़ी स्वर व्यंजन मात्रा वाले शब्द जोड़कर वर्ण लिखना, बिना मात्रा वाले शब्द लिखना, सिर्फ इतना ही क्या किए हैं, अभ्यास करके आए हैं। तो यहाँ पर जो 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में यहाँ कुछ भी आपका मूल अभ्यास या स्वर या व्यंजन या 12 खड़ी इसके बारे में कुछ भी आपको नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ कविता और पाठ के बारे में दिए हैं। तो पाठ, यह क्या है, पाठ है। जब हम इसे कन्नड़ में क्या कहते हैं, पाठ कहते हैं, लेसन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, लेसन कहते हैं। पाठ, जब आपके एक पाठ देते हैं तो इसका लेखक के बारे में देते हैं। लेखक परिचय जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब कोई एक पाठ का रचना किए हैं तो उस लेखक के बारे में यहाँ पर देते हैं। जैसे कि 8वीं कक्षा में कविता जो है इसके कवि हैं। जब कविता देते हैं, देखिए यहाँ पर कविता देते हैं तो इस कविता के कवि के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं कवि के बारे में। इस कविता के कवि कौन है और इस कविता का परिचय, यह सब देखते हैं। जब पाठ देखते हैं तो पाठ के लेखक के बारे में देखते हैं। तो पाठ, जब पाठ रहता है तो उसके लेखक रहते ही हैं। जब कविता रहता है तो वो कवि रहते हैं। तो लेखक परिचय और कवि परिचय जानना ज़रूरी है। और विद्यार्थियों, लेखक परिचय में लेखक का नाम, लेखक का जनन, लेखक के प्रमुख कृतियाँ और लेखक को मिले हुए पुरस्कार और लेखक जी का निधन। तो कवि परिचय में भी कवि का नाम क्या है, कवि के रचनाएं कौन से हैं, कवि का जनन कब हुआ और कवि का देहांत कब हुआ, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको यह भी प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर मोबाइल का बोलबाला, उदाहरण को बोल रही हूँ कि मोबाइल का बोलबाला, यह एक क्या है, पाठ है। तो इस पाठ के लेखक कौन है, यह प्रश्न भी ऐसे भी आपको आ सकते हैं। तो मोबाइल का बोलबाला, इस पाठ के लेखक कौन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। जैसे कि एक कविता है तो इस कविता, कबीर के दोहे हैं तो इस दोहे के कवि कौन है, ऐसे आपको पूछा जाएगा। जैसे आप 7वीं में संकलित ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं। जो पाठ है वह संकलित है, जो कविता है वह भी क्या थे, संकलित थे। तो इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो आज हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाठ के जो हैं लेखक परिचय और कविता के जो हैं उनको क्या कहते हैं, हम कवि कहते हैं। तो यह है, इतना दिमाग में रखिए। तो आपका अनुक्रमणिका के बारे में 8वीं कक्षा का हम आज देखेंगे। आपके 8वीं कक्षा के अनुक्रमणिका के अनुसार जो आपका पहला कविता है वह है प्रार्थना। विद्यार्थियों, आपका जो 8वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक में जो पहला दिया गया है उसका कविता के बारे में दिए हैं। यहाँ पर प्रार्थना, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें अच्छे सद्बुद्धि के देने के बारे में प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर क्या करते हैं, भगवान जी को अच्छी बुद्धि देने के लिए विनती करते हैं। इसके बारे में आपका पहला कविता है। तो इस कविता में यहाँ पर कवि नहीं है, क्योंकि यह जो कविता है यह है संकलित है। यह जो कविता है ऐसे ही आपको संकलित के रूप में दिए हैं। यहाँ पर सबको सद्बुद्धि देने के बारे में और सब एक रहने के बारे में और हमें संयम देने के बारे में और जो इस दुनिया में गिरे हुए हैं या अपनी ज़िंदगी में कष्ट सह रहे हैं उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना
कर रहे हैं। तो आपके 8वीं कक्षा में जो आपका पहला कविता है वह है प्रार्थना, और इसके कवि नहीं है, यहाँ क्या दिया है, संकलित है। यह क्या है, जनरल कहते हैं ना वह है, तो यह प्रार्थना जो है यह संकलित है। तो विद्यार्थियों जो अनुक्रमणिका है इसके सब का परिचय मैं आपको अगली कक्षा में दूंगी, और आज के कक्षा यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो सुनिए, सेतुबंध का जो अभ्यास बोली हूँ इस अभ्यास को आप आपके जो फेयर है आपका बुक है उसमें लिखिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।